कोरोना की वैक्सीन को लेकर आज दुनिया में भी और देश में भी करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के रिसर्च में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं। न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 2 बज चुके हैं। कोरोना की वैक्सीन के इंतजार में देश और दुनिया बेकरार है और इस पर अब प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं वैक्सीन के निर्माण, और उसके साथ ही इस बात की भी चर्चा हो रही है कि आगे इसके ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में सरकार और क्या सावधानियां बरते। पीएम मोदी अब हैदराबाद में पहुंच गए हैं। हैदराबाद में भारत बायोटेक के लैब में पहुंच गए पीएम मोदी और वहां पर वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे और जानकारी ले रहे हैं इस वक्त कोरोना वैक्सीन के निर्माण को लेकर। भारत बायोटेक, आपको बता दें, आईसीएमआर के साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम से उसने कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है जो कि डीएनए प्लेटफॉर्म पर है। और इसके साथ ही ये जो ट्रायल चल रहा है उसके आखिरी फेज यानी तीसरे फेज में है। 2 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दोनों तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की यह तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद पहुंचे हुए थे। उसके बाद वो पहुंचे हैं भारत बायोटेक की जो लैब है वहां पर। अब वैज्ञानिकों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जो लैब के लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कि आखिरकार ये वैक्सीन कितनी जल्दी मिल सकती है, कब लोगों को लगाई जा सकती है, इसके साथ ही वैज्ञानिकों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, इस बात की भी चर्चा पहले उन्होंने अहमदाबाद में की है और अब हैदराबाद में है। पीएम मोदी मिशन वैक्सीन पर है और इसीलिए वो 3 बड़े शहरों में हैं। 3 बड़े शहरों में आज पहुंच रहे हैं और 3 बड़े शहरों के में पहुंचकर कोरोना वैक्सीन के निर्माण की समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही समीक्षा कर रहे हैं और इसके साथ ही इसके स्टोरेज को लेकर सरकार और क्या सहूलियत बरते और साथ ही वैक्सीनेशन किस तरीके से हो, इस पर भी वैज्ञानिकों से चर्चा और इसके साथ ही वैज्ञानिकों से इस बात को लेकर भी चर्चा कि आखिरकार उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं इस वैक्सीन के निर्माण में। मोदी मिशन वैक्सीन पर है। जाइडस पार्क अहमदाबाद में अब वो पहुंचे, जाइडस बायोटेक के पार्क में पहुंचे थे और जाइडस ने जाइकोव डी नाम से वैक्सीन बनाई है। ये वैक्सीन अपने ट्रायल के आखिरी फेज में है यानी तीसरे फेज में है और हो सकता है कि अगस्त तक ये वैक्सीन मिले। इसके साथ ही जो दूसरे बड़े शहर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं उसके बारे में भी बताएं, लेकिन उससे पहले जाइकोव डी जो वैक्सीन है उसकी कीमत क्या होगी ये अभी तय नहीं है। तीसरे फेज का ट्रायल पूरे हो जाए, उसके नतीजे सामने आ जाए, उसके बाद हो सकता है इसकी कीमत भी तय हो जाए। तो मिशन वैक्सीन पर है पीएम मोदी और इसी मिशन के तहत आज सबसे पहले पहुंचे अपने गृह राज्य गुजरात के बड़े शहर अहमदाबाद में। तो ये पहले शहर अहमदाबाद को लेकर जानकारी जो आज जाइकोव डी की समीक्षा की है। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया और ट्वीट करके कहा कि डीएनए प्लेटफॉर्म पर यह वैक्सीन बन रही है। वैज्ञानिकों की उन्होंने सराहना भी की है। इसके साथ ही एक और वैक्सीन जिस पर प्रधानमंत्री मोदी की खासतौर पर नजर है, अहमदाबाद और हैदराबाद से जो वैक्सीन आ रही है वो स्वदेशी है, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी की खासतौर पर नजर है इन दोनों वैक्सीन पर। भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम से उसने तैयार की है कोरोना की वैक्सीन। अप्रैल तक संभव है। आखिरी फेज यानी तीसरे फेज का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। कीमत अभी तय नहीं है। तीसरे फेज के नतीजे आ जाएं उसके बाद इसकी कीमत भी तय हो जाएगी, लेकिन माना यह जा रहा है कि यह वैक्सीन काफी सस्ती हो सकती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद से निकलकर पहुंचेंगे पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। इसने एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड की जो वैक्सीन है उसे तैयार किया है, जिसे ऑक्सफोर्ड ने रिसर्च करके जिसका फॉर्मूला तैयार किया था। फरवरी अंत तक इस वैक्सीन के करीब करीब तीसरे फेज के नतीजे आ चुके हैं। यूके और ब्राजील की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करीब करीब हो चुकी है। करीब 500 रुपए इसकी कीमत होगी, यानी बहुत ज्यादा इसकी कीमत नहीं होगी। और भारत सरकार इस पर बातचीत करे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, जाहिर सी बात है पीएम मोदी नेगोशिएट भी करेंगे तो इसकी कीमत और सस्ती भी हो सकती है। यासिर हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। यासिर, हैदराबाद में है पीएम मोदी, भारत बायोटेक के लैब में वैज्ञानिकों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वैक्सीन कब तक मिल सकती है, वैज्ञानिकों को क्या दिक्कतें हो रही हैं, इसकी स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन पर सरकार और क्या ध्यान दे, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा।
जी बिल्कुल, देखिए करीब 15 मिनट पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचे और सबसे पहले जो है भारत बायोटेक के मैनेजमेंट से उन्होंने बातचीत की। उसके बाद अब वो जायज़ा ले रहे हैं लैब का, वहाँ पर वैज्ञानिकों से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इस वैक्सीन को तैयार किया, क्या प्रक्रिया थी और अब कितना टाइम और लग सकता है। और उसके बाद फिर से मैनेजमेंट के साथ ये बातचीत होगी कि किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि जल्द से जल्द ये लोगों तक पहुँचना चाहिए और इसके लिए जो है सरकार की ज़रूरत पड़ेगी भारत बायोटेक को। और पीएम मोदी जो है वो आश्वासन दे रहे हैं इनको कि जितनी भी मदद सरकार की तरफ से हो वो दी जाएगी इनको, लेकिन जल्द से जल्द ये वैक्सीन जो है ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। दो खास बातें हैं इस वैक्सीन की, राकेश जी मैं आपको बताना चाहूँ। सबसे पहली बात, जितने भी वैक्सीन अभी तक जो बन रहे हैं वो सब जो है माइनस टेम्परेचर में रखने पड़ेंगे। उनका जो ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन जो है उनका वो माइनस टेम्परेचर में होगा। लेकिन ये एक दुनिया का पहला वैक्सीन है जिसको माइनस टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं, इसको 2 से 8 डिग्री की टेम्परेचर में रखा जा सकता है, यानी कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत आसान है। एक नॉर्मल से फ्रीज़र में लेके इसको ले सकते हैं गांव देहात में। और दूसरी सबसे बात जो है प्राइस, कीमत की बात है, तो क्योंकि ये स्वदेशी है, यहीं पे बना हुआ है, यहीं पे सारा आइडिया डेवलप हुआ था, प्रोसेस हुआ और यहीं पे अब जो है मैन्युफैक्चरिंग भी होगी जब थर्ड ट्रायल जो है वो पूरा हो जाएगा, तो इसकी कीमत भी बाकी वैक्सीन से कम होगी। ये दो खास बातें हैं इस वैक्सीन की। तीसरी बात जो है, यही इसी लैब पर एक और वैक्सीन का ट्रायल अभी चल रहा है जो ड्रॉप्स की सूरत में है। अभी जो वैक्सीन बन रहा है ये इंजेक्टेबल वैक्सीन है और इसके 2 डोज देने पड़ेंगे एक इंसान को। तो लेकिन जो नेजल ड्रॉप्स जो बनाए जा रहे हैं वो सिंगल डोज है और उनको आसानी से दिया जा सकता है, यानी कि 2 निश्चित तौर पर। और यासिर ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि आप देखिए अगर इंजेक्ट करने वाली जो वैक्सीन होती हैं उनके रख रखाव और साथ ही उनके वैक्सीनेशन में बड़ा खर्च भी होता है, क्योंकि जितनी बार वैक्सीन लगेगी सिरिंज नीडल्स का खर्च होता है, उनके ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होता है। नेजल ड्रॉप्स वाली वैक्सीन होगी तो इन खर्चों से सरकार बचेगी भी। पंकज हमारे साथ पुणे से जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करूं, लेकिन उससे पहले 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि मलिक जुड़ चुके हैं और डॉक्टर उमा कुमार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर रवि, जो वैक्सीन भारत बायोटेक बना रहा है जिसका जिक्र यासिर कर रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी इस वक्त लैब में है, यह वैक्सीन हिंदुस्तान में परिस्थितियों के हिसाब से ज्यादा मुफीद साबित होगी, क्योंकि एक तो जो इसका स्टोरेज का जो टेम्परेचर है वो सामान्य है, तो लिहाजा दूर दराज के गांव में अगर वैक्सीनेशन करना है तो ले जाना उन्हें रखना ये बहुत आसान होगा। और जो नेजल ड्रॉप्स की बातचीत कर रहे हैं ये खर्चे भी कम पड़ेंगे। नेजल ड्रॉप्स जिस दिन आ गया, भारत बायोटेक ने जिस दिन नेजल ड्रॉप लॉन्च कर दिया, तो खर्च भी काफी कम आएगा उसके वैक्सीनेशन में। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए, जब भी हम वैक्सीन की बात करते हैं सबसे पहले खर्चे की बात करते हैं। अब अगर खर्चे की भी बात करें तो केवल एक वैक्सीन का खर्चा नहीं होता है, उसके साथ में अगर सिरिंज है, नीडल है, उन सबके भी अपने खर्चे साथ में जुड़ जाते हैं। और अगर उसका टेम्परेचर काफी कम है तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा और जुड़ जाता है, क्योंकि आपको रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की आवश्यकता पड़ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर कोई ऐसी वैक्सीन जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड हो, जिसमें की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, सपोजिंगली एक वैक्सीन 500 रुपए की आती है, लेकिन उसको हमें -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, और सेम 500 रुपए की वैक्सीन आती है जो कि आपको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। 500 रुपए वाली वैक्सीन कहीं ज्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी, क्योंकि आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए लगेगा। इसी तरह से जो नेजल वैक्सीन है और इंजेक्टेबल वैक्सीन है उनमें बड़ा फर्क है। जो नेजल वैक्सीन है उसके अंदर कोई भी खर्चा नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसके अंदर देखें तो उसके सिरिंज का, उसके सारे ट्रांसपोर्ट करने का, कितने ट्रक सिरिंजेस के जाएंगे, नीडल्स के जाएंगे, ये सब चीजें भी जो है वो पड़ेंगी। तो ये देखना बड़ा जरूरी है। तो भारत बायोटेक वाली जो वैक्सीन है, मैं एज ए प्रोफेशनल समझता हूँ इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है, सस्ती भी पड़ेगी, टेम्परेचर कंपेटिबल भी है। और अगर इसके ट्रायल्स जो है, 3rd फेज ट्रायल चल रहा है जिसके की रिजल्ट आ जाएंगे, तो अगर ये आती है तो ये मेरे ख्याल से सबसे पुख्ता वैक्सीन हमारे लिए रहेगी। और अगर इंट्रानेजल वैक्सीन आ जाती है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इंट्रानेजल वैक्सीन के लिए आपको कोई टेक्निकली बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नर्सेज वगैरह नहीं, क्योंकि इंट्रानेजल वैक्सीन जो है एडमिनिस्टर की जा सकती है बाय ऑर्डिनरी हेल्थ केयर वर्कर ऑल्सो, और इंजेक्शन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो उनसे भी बच जाएंगे, इंजेक्शन के खर्चों से भी बच जाएंगे। तो ये सब चीजों को लेते हुए मुझे लगता है ये जो भारत बायोटेक जो है, जो हिंदुस्तान के अंदर इस वैक्सीन को डेवलप कर रहा है, वो एक बहुत अच्छा विकल्प है हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन मैं आगे आपसे डॉक्टर रवि बातचीत करूंगा कि फिलहाल तुरंत के लिए विकल्प सबसे बेहतर क्या हो सकता है। ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही है उसके करीब करीब 3रे फेज के रिजल्ट आ चुके हैं, मैं उस पर आपसे चर्चा करूं, लेकिन मैं डॉक्टर उमा कुमार का उससे पहले रुक करता हूं। डॉक्टर उमा, एक फर्क मैं चाहूंगा न्यूज नेशन के जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनको आप समझाएं।
पीएम मोदी जब अहमदाबाद से निकलते हैं तो उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि डीएनए प्लेटफॉर्म पर यह वैक्सीन बन रही है और यह काफी अच्छी है। वैज्ञानिकों की उन्होंने तारीफ की है। अमेरिका की जो फाइजर और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो आरएनए प्लेटफॉर्म पर बनी है। इन दोनों प्लेटफॉर्म पर बेसिकली फर्क क्या हो जाता है? क्या साइड इफेक्ट के लिहाज से या फिर डॉक्टर के हिसाब से आप जो बेहतर तरीके से आप समझा पाए, आरएनए प्लेटफॉर्म पर बनी वैक्सीन और डीएनए प्लेटफॉर्म पर बनी वैक्सीन? देखिए, ऐसा है कि जो आरएनए प्लेटफॉर्म पे वैक्सीन बन रही है, ये टेक्नोलॉजी बहुत नई है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि इससे रिलेटेड क्या एडवर्स इफेक्ट्स होने वाले हैं। और जैसे आपने सुना कि उसको बहुत ही सुपर कोल्ड टेम्परेचर चाहिए फॉर मेंटेनिंग इट। बहुत जल्दी शेल्फ लाइफ इसकी बहुत कम होती है। -70 डिग्री टेम्परेचर की बात हो रही है। -70 -80 डिग्री टेम्परेचर की बात होती है। और दूसरी तो फिर इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आएगी। और इंडिया में आप जानते हैं कि टेकिंग इट टू विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स बहुत मुश्किल होगी और उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी तरफ जो डीएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजीज हैं और उसमें थोड़ा जो टेम्परेचर मेंटेनेंस है वो -70 -80 की जरूरत पड़ने की नहीं होती। और तो इस तरह से जो मैंने जैसे कहा कि इन टर्म्स ऑफ इवन एफिकेसी उसमें भी फर्क होता है कि जो हो सकता है जो डीएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो नोन है, उसके काफी टेक्नोलॉजी वेल डेवलप्ड है और जो उसकी टॉक्सिटी है जो हो सकती है उससे रिलेटेड वो भी काफी कुछ एंटिसिपेट की जा सकती है। तो बेसिक जो डिफरेंस है दोनों में ये फर्क हम कह सकते हैं। ठीक है डॉक्टर उमा कुमार, मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ हैं, तमाम हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन पर भी मैं चर्चा करता हूं। लेकिन वैक्सीन कौन सी, उसका डोज कितना, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि दरअसल लोगों की बेकरारी इस बात को लेकर है कि वैक्सीन उन तक कब तक पहुंच जाएगी, कब उन्हें वैक्सीन मिल जाएगी। तो आप देखिए, अगर फाइजर बायोएनटेक की जो वैक्सीन की जो बातचीत चल रही है, उसके 2 डोज की जरूरत पड़ेगी। वैक्सीन में कौन कितना कामयाब है, अगर अमेरिका के जो वैक्सीन हैं जो अब आ रही है सामने उनकी अगर बातचीत कर लें तो फाइजर की जो वैक्सीन है उसके 2 डोज की जरूरत पड़ेगी। यानी उसका वैक्सीनेशन होता है तो 44,000 सैंपल्स है उसके, यानी 44,000 लोगों पर परीक्षण किया गया है और उसके जो नतीजे जारी किए गए उसमें यह दावा किया गया कि 95% ये वैक्सीन कारगर है। यानी 95% इस वैक्सीन को सफलता मिली है जो लोगों पर परीक्षण किए गए। इसके साथ ही अगली अगर वैक्सीन की बातचीत करें जो अमेरिका की दूसरी वैक्सीन है जिसे मॉडर्ना ने तैयार किया है, इसके लिए भी जब वैक्सीनेशन होगा तो 2 डोज की जरूरत पड़ेगी। 30,000 लोगों पर परीक्षण किया गया है और इसने भी जो दावा किया है इन 30,000 लोगों पर परीक्षण के बाद वो दावा यह किया है कि 94.5% ये वैक्सीन कारगर है, यानी सफल है। तो यह अमेरिका की उन 2 वैक्सीन की बातचीत हुई, फाइजर और मॉडर्ना की बातचीत, जो एक तरीके से तैयार है। इसके साथ ही रूस की अगर बातचीत कर लें, रूस ने जो वैक्सीन बनाई है स्पुतनिक, मामेलिया इंडस्ट्रीज की ये वैक्सीन है, इसके भी 2 डोज की जरूरत पड़ेगी और ये परीक्षण किया गया था 40,000 लोगों पर। 40,000 लोगों के बाद ये दावा किया गया कि 95% सफलता मिली है, यानी 95% तक ये कारगर है ये वैक्सीन। ये रूस की वैक्सीन की बातचीत हुई स्पुतनिक 5। वैसे ये भी खबर है कि रूस की जो वैक्सीन है वो हिंदुस्तान में भी 10 करोड़ डोज उसके बनेंगे। हैदराबाद की एक कंपनी है हेटेरा बायोफार्मा, वो इस वैक्सीन को तैयार करेगी। इस बीच बड़ी खबर यह है कि अहमदाबाद की जायडस लैब के चेयरमैन का बयान आया है। हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आर पटेल का ये बयान है, वैक्सीन पर जल्द मिलेगी खुशखबरी। पंकज आर पटेल ने यह जानकारी दी है। आज पीएम ने किया है जायडस लैब का दौरा। सबसे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे हुए थे। अहमदाबाद में जायडस बायोटेक फैसिलिटी पहुंचे हुए थे, वहां पर उन्होंने वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया हुआ था और उसके बाद यह बयान है जायडस बायोटेक की ओर से, वैक्सीन पर जल्द मिलने वाली है खुशखबरी। पंकज आर पटेल ये बयान उन्होंने जारी किया है, जो कि अहमदाबाद की जायडस लैब के चेयरमैन हैं। तो पीएम के दौरे के बाद जायडस लैब के जो चेयरमैन हैं पंकज आर पटेल, उनका ये बयान आप सुन रहे थे और उन्होंने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द हम खुशखबरी देंगे इस वैक्सीन को लेकर। डॉक्टर रवि, पंकज की इस बातों को सुनकर, पंकज आर पटेल की बातों को सुनकर चलिए एक विश्वास जगता है, लेकिन भारत में परिस्थितियों के हिसाब से सबसे जल्दी, सबसे पहला और सबसे बेहतर विकल्प आपको कौन सा लगता है वैक्सीन के लिए? देखिए, अगर सबसे जल्दी विकल्प की बात करते हैं तो फिर ऑब्वियसली जो ऑक्सफोर्ड वाली यूनिवर्सिटी ने जो इजाद की है वैक्सीन और जो सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है उसमें से भी
हमारे को जल्दी विकल्प आ सकता है, या भारत बायोटेक वालों का भी जो इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है वो भी एक बहुत अच्छा विकल्प है जो कि सामने आ सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इसके अंदर ये देखना जरूरी है कि डोजेस, अगर हमारे को कोई ऐसा विकल्प मिलता है जिसमें कि एक ही डोज की आवश्यकता है और दूसरी डोज की शायद 5 साल के बाद या 7 साल के बाद आवश्यकता रहेगी, वो हमारे लिए विकल्प सबसे बेहतर रहेगा। आप इमेजिन कीजिए, हमारे 130 करोड़ की जनता को पहली बार ही वैक्सीनेट करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगी, और उसके बाद में पता चले कि साल में दोबारा रिपीट करना है और उसके साथ दोबारा रिपीट करना है, तो ये बहुत बड़ी मैराथन एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेगा कि कौन सा विकल्प हमारे पास में ऐसा है जिसमें कि वैक्सीन या तो सिंगल टाइम डोज हो जाए या 5 साल में या 10 साल में एक बार देनी पड़े, वो सबसे इंपॉर्टेंट विकल्प रहेगा। डॉक्टर रवि, आपकी इन बातों से मैं आपको माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं। एक सवाल मेरे जहन में उठा, चूंकि हिंदुस्तान में जो वैक्सीन बन रही है, जो डॉक्टर उमा बता रही थी, डीएनए प्लेटफॉर्म पर है, जो अमेरिका की जो वैक्सीन है वो आरएनए प्लेटफॉर्म पर है, तो क्या प्लेटफॉर्म बदलने से डोज में भी परिवर्तन आता है क्या? देखिए, डेफिनेटली अब जैसे आरएनए प्लेटफॉर्म पे 2 लोगों ने वैक्सीन बनाई है, फाइजर ने और मॉडर्ना में। अब इसमें भी आपको डिफरेंस बता दूं, जो मॉडर्ना है उसके अंदर जो 2 डोज है उसके अंदर का इंटरवल 4 हफ्ते का है, और फाइजर के अंदर 2 डोज के बीच का अंतराल जो है वो 3 हफ्ते का है। इसी वजह से फाइजर जो है काफी आगे चल रहा है, क्योंकि उसके अंतराल जो है 1 हफ्ता कम है, जबकि मॉडर्ना का अंतराल जो है 4 हफ्ते होने की वजह से वो थोड़ा पीछे पिछड़ रही है। तो इतना फर्क पड़ जाता है। जब हम मास लेवल की बात करते हैं, जब 1300 मिलियन को वैक्सीन देने की बात करते हैं, तब ये मैटर बहुत ज्यादा करता है कि डोजेस कितनी लगेंगी और कितने अंतराल पे लगेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उसके साथ कॉस्ट भी जुड़ी हुई है, टाइम भी जुड़ा हुआ है, देश की पूरी एनर्जी भी जुड़ी हुई है, और लोगों का पैनिक भी जुड़ा हुआ है। तो ये एक बड़ी मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर कोई पढ़ रहा है, रिसर्च को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं डॉक्टर उमा, तो जो ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, जो उसके अभी तक नतीजे आए हैं तीसरे फेज के ट्रायल के, उसमें 2 बातें आई हैं। 2 डोज दिए गए, पहला पूरा डोज, दूसरा पूरा डोज, इसका करीब करीब 60 to 70 64 के आसपास एफिकेसी बताई गई है। इसके साथ ही जो पहला डोज दिया गया उसमें आधा डोज दिया गया, और जो दूसरा डोज दिया गया वो पूरा डोज दिया गया, उसमें 95% तक एफिकेसी बताई गई। ये परिवर्तन कैसे? देखिए, उसमें कुछ वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ट्रायल कंडक्शन में प्रॉब्लम हुई इनिशियली, और उसके बाद वो ये भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो छोटा सा ट्रायल, माइक्रो ट्रायल दोबारा करेंगे इनको लेकर। और ऐसा क्यों हुआ ये देखने वाली बात है। हो सकता है कि दोनों में जो पेशेंट पॉपुलेशन है वो अलग अलग रही हो, क्योंकि विथ एज एंड जो दूसरी कोमॉर्बिडिटी नहीं, लेकिन अगर किसी वजह से डॉक्टर उमा अगर बेहतर नतीजे आ गए तो क्या वो वैक्सीनेशन का एक फॉर्मूला हो सकता है? क्या इस गलती को या फिर हम इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मान सकते हैं, या वाकई इस पर ट्रायल की जरूरत पड़ेगी आगे? देखिए, ये तो देखने वाली बात, ट्रायल की जरूरत तो जरूर पड़ेगी, क्योंकि वो कुछ आई थिंक 2000 प्लस लोगों में दी गई थी हाफ डोज, और उनमें रिस्पांस 90% आया। तो वो इतने छोटे नंबर्स हैं कि उसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो ठीक है। थोड़ा सा वक्त की कमी है डॉक्टर उमा, मैं थोड़ा सा पंकज का रुख कर लेता हूं, हमारे सहयोगी पुणे से जुड़े हुए हैं। पंकज, पहला हिंदुस्तान में जो बेहतर विकल्प हो सकता है तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए वो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है उनके दिमाग में इस बात को लेकर होगा कि अगर तुरंत स्थितियों पर काबू पाना है तो इस वैक्सीन को लेकर तैयारी सबसे पहले करनी होगी। जी बिल्कुल राकेश, देखिए प्रधानमंत्री मोदी आज 3 जगहों का दौरा कर रहे हैं। अहमदाबाद का दौरा कर रहे हैं, हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं और पुणे का दौरा कर रहे हैं। अहमदाबाद हैदराबाद में जो है वो स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो रही है। ठीक है पंकज का ये 2 सीरम इंस्टीट्यूट ने एक पार्टनरशिप ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही है। पंकज, चलिए हम आगे आपसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। यासिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर उमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंतजार कीजिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी फ्रंट पर लीड कर रहे हैं, 3 शहरों के आज दौरे पर हैं, वैक्सीन के प्रोडक्शन, उनकी तैयारियों को लेकर रिव्यू कर रहे हैं, वैज्ञानिकों से बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद यह है कि वैक्सीन जल्द मिलेगी। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।